गुड मॉर्निंग निकुंज। आज सुबह तो बहुत ज़्यादा माल मसाला है आपसे डिस्कस करने के लिए। बफेट एजीएम 2 साल के गैप के बाद, यूएस बाजार में ज़बरदस्त कमज़ोरी, एलआईसी का आईपीओ, और एट द सेम टाइम सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा हम सब की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई, कंग्रेचुलेशंस। एनबा में ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश दोनों ने धूम मचा दी मॉर्निंग शोज़ में, और आपका बहुत बड़ा योगदान है एज ए लीडर ऑफ बोथ द चैनल्स। अजय, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है ईटी नाउ फैमिली के लिए, और खास करके ईटी नाउ स्वदेश के लिए। ईटी नाउ स्वदेश जो शो आप देख रहे हैं वो अवार्ड विनिंग शो है, वो बेस्ट शो है, और एक प्रकार का एंडोर्समेंट है कि जिस राह पर ईटी नाउ स्वदेश और ईटी नाउ चल रहा है, वेयर वी वांट टू एम्पावर आवर व्यूअर्स टू टेक बेटर डिसीजंस, गुड डिसीजंस, एंड डिसीजंस व्हिच इन अ सेंस विल हेल्प देम बिकम मोर एम्पावर्ड। आई थिंक जिस राह पर हम चल रहे हैं, उस राह को आज हमारे दर्शक अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का, बहुत बहुत धन्यवाद एम्बा का, जिन्होंने इस बात को सराहा है और इस बात को एक प्रकार से इंडोर्स करा है कि देश बदल रहा है, आपको बदलना पड़ेगा। हमारे साथ बने रहिए, डटे रहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की तरक्की में ही आपकी तरक्की है। लेकिन दूसरी ये बात निकल के आई, मैं बाजार की तकनीकी मैटर्स पे आऊंगा, हम लोग सब आपसे बात करेंगे, बट आपने बफेट की एजीएम के की टेकअवेज देखे, आपने सुनी कि 2 साल के बाद पहली बार फाइनली उन्होंने फेस टू फेस एजीएम की। दुनिया भर के फंड मैनेजर बहुत एक्साइटेड थे। आपकी अटेंशन किस बात पे गई? देखिए, सबसे पहले जो आज का मुद्दा है फेड, उस पर बफेट ने क्या बोला। फेड ने बोला जी, जे पावल ने जो करा था 2020 में, अगर वह नहीं करते तो कठिनाइयां बहुत ज्यादा आती, तो उन्होंने इस बात को एंडोर्स करा है। दूसरा, उनका भी यह मानना है कि भाई जो फेड है वो रेट बढ़ाएगा, अगर फेड इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाता तो ज्यादा चिंता का विषय था। तीसरी बात, उन्होंने, शायद कई लोग उसको नजरअंदाज कर रहे हैं कि उन्होंने बिटकॉइन को लेकर के कितनी स्पष्टता से अपना व्यू बताया, और उन्होंने बोला कि भाई आप अपना रिटायरमेंट फंड क्या बिटकॉइन में निवेश करेंगे? जी नहीं। तो उन्होंने बिटकॉइन पे काफी स्पष्टता से उन्होंने बात बताई है। और चौथा, हर बार बफेट एक बात बताते हैं जो शायद इस बात को हम नजरअंदाज कर जाते हैं। वो कहते हैं जी, हम जब मार्केट में निवेश करते हैं तो हम मैक्रोज नहीं देखते, हम आज क्या होने वाला है, कल क्या हो चुका है, परसों क्या मार्केट खुलेगा, हम उस पर नजर कभी नहीं रखते हैं। हम हमेशा स्टॉक स्पेसिफिक और कंपनी की वैल्यूएशन पे निवेश करते हैं, और हम इस बात को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, भले वो वॉर हो, भले वो मैक्रो हो, भले वो फेड हो। अगर आपको सोना चांदी की कीमत में मिल रहा है तो हम उसमें जाकर के निवेश करते हैं, और शायद इसी बात को बफेट बार बार बताते हैं, बार बार समझाते हैं, मगर अक्सर निवेशक इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। बिकॉज शॉक मार्केट के अंदर एक चीज होती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से कई लोग, जो बफेट अपनी सालों का तजुर्बा, जो एक प्रकार से अनुभव है, जिन्होंने बफेट और बर्कशायर हैथवे को वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड बनाया है, बफेट को विश्व का वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान बनाया है, शायद वही तजुर्बा बार बार हमको बताते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इग्नोर द नॉइज, इन द लॉन्ग टर्म इट इज ऑल अबाउट अर्निंग्स एंड वैल्यूएशंस। मॉर्निंग निकुंज, अब थोड़ा सा नजरिया आपसे अब ग्लोबल मैक्रो फ्रंट पर भी लेना होगा कि किस तरह से देखें। अब तो लग रहा है हम रिवर्स जा रहे हैं कोरोना के टाइम के बाद, यानी मार्च 2020 के बाद क्या आप नैस्डैक के लेवल्स देख रहे हैं? 5th स्ट्रेट वीकनेस दिख रही है आपको नैस्डैक के लेवल्स पे, इतना क्रैकडाउन, इतना मेल्टडाउन, और उसका इफेक्ट आप कहीं ना कहीं यहाँ की अर्निंग्स की आईटी कंपनियों पर भी देख सकते हैं। 42% ऑफ द निफ्टी कंपनीज जो आई हैं, जिनकी वेटेज है कंपनियों की, उसमें आईटी कंपनीज का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, जिन्होंने रिपोर्ट किया है अर्निंग्स लेस। सो ये जो मेल्टडाउन देख रहे हैं टेक कंपनीज पर ग्लोबली, इंडिया में भी जो रिपोर्ट हुई है वीक अर्निंग्स, इनको आप किस तरह से देखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले नैस्डैक में जो हो रहा है और इंडियन मार्केट्स में जो हो रहा है, दो अलग ही मार्केट्स हैं, और हमें जस्ट बिकॉज नैस्डैक हैज फॉलन डाउन, इंडियन टेक स्टॉक्स नीचे नहीं आएंगे। नैस्डैक के अंदर जिन कंपनियों को मार पड़ी है वो कंज्यूमर टेक हैं, वो स्टार्टअप की थी,
उनके अंदर ऐसी कंपनियां थी जिनके अंदर मार्केट बुनियादी फंडामेंटल्स ऑफ वैल्यूएशंस को पूरी तरह से भूल चुका था। तो ये बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती कि भाई नैस्डैक नीचे है तो इंडियन आईटी कंपनीज नीचे जाएंगी। इंडियन आईटी कंपनीज के नीचे जाने के कुछ और नतीजे थे। इंडियन आईटी कंपनीज इसलिए नीचे गई हैं बिकॉज उनमें मार्जिन के इशू थे, वहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और 2020-21 में आईटी सेक्टर ने ज़बरदस्त उछाल दिया था। अगर आप विप्रो के नतीजे देखें, एचसीएल टेक के नतीजे देखें, टीसीएस के नतीजे देखें या फिर इन्फोसिस के नतीजे देखें, इंडियन आईटी कंपनीज अभी भी ग्रोथ मोड में है। इनके बिजनेस मॉडल्स अलग हैं और इस समय जो कठिनाई आ रही है इनको, वो डिमांड बेस्ड, डिमांड की कठिनाई नहीं आ रही, वो सप्लाई की कठिनाई आ रही है, जो मुझे लगता है आने वाले 2 या 3 क्वार्टर में थम जाएगी। तो मैं दर्शकों को एक ये सबसे बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए कि जस्ट बिकॉज नैस्डैक में गिरावट है, इंडियन आईटी स्टॉक्स में गिरावट है। जी हाँ, इन द शॉर्ट टर्म थोड़ा एडजस्टमेंट ज़रूर होता है, मगर जो लॉन्ग और मीडियम टर्म पिक्चर है मेरे हिसाब से वह चेंज इंडियन आईटी कंपनीज की नहीं होगी जस्ट बिकॉज नैस्डैक हैज़ फॉलन डाउन। तो मैं दोबारा बोलूँगा, हमारे दर्शकों को इंडियन आईटी स्टॉक्स में व्यू नहीं बनाना चाहिए प्योरली बेस्ड ऑन नैस्डैक। निकुंज, गुड मॉर्निंग एंड सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एनबा अवार्ड्स में 80 नाउ स्वदेश ने नया और अपनी मेहनत से एक बड़ा नाम कमाया। मैनी मोर सच टू कम। अब आज के लिए फिर सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पर नजर है, और साथ ही आज से एंकर निवेशकों के लिए एलआईसी का आईपीओ भी खुल रहा है। मेगा ब्लॉकबस्टर आईपीओ की ओपनिंग क्या कहना चाहिए? वैसे मुझे लगता है कि एलआईसी का आईपीओ जो रहेगा इस समय एक ड्रैग नहीं रहेगा, बल्कि वह मार्केट का जो माहौल है वो ज़्यादा ठीक करेगा। कई कारण हैं, कुछ बुनियादी कारण हैं। एलआईसी का जो इशू हम बात कर रहे हैं, इसकी जो प्राइस है इसको काफ़ी सोच समझ करके सरकार ने डिसाइड करा है, विच मीन्स एलआईसी के इशू के अंदर अगर हम मूल्यांकन की बात करें, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज और एलआईसी, उनके मूल्यांकन के अंदर काफ़ी बड़ा गैप है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज 3 टाइम एम्बेडेड प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू पे ट्रेड कर रही हैं। एलआईसी की जो सरकार ने वैल्यूएशन करी है वह 1 से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो देयर इज मनी टू बी मेड इवन ऑन द लिस्टिंग। सेकंड, क्योंकि प्राइसिंग अच्छी है, मुझे लगता है रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा। तीसरा, इशू जो है कोई 50-60 हजार करोड़ का इशू नहीं है, 20-21 हजार करोड़ का इशू है जो आराम से इस मार्केट के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा। चौथा, एलआईसी का जो ओवरहैंग लोगों के माइंड में था भी एलआईसी की वजह से लिक्विडिटी निकलेगी, मुझे लगता है इसमें फ्रेश निवेशक आएंगे। तो अगर ग्लोबली कुछ बड़ी गिरावट नहीं आती, इन्फ्लेशन अगर ठीक ठाक रहे, तो एलआईसी का इशू मुझे लगता है रादर देन बीइंग एन ओवरहैंग एक्चुअली विल बी एन एंडोर्समेंट कि भाई इंडिया के अंदर इंडिया स्टोरी अलाइव है। अगर आप अच्छी कंपनी को स्मार्टली प्राइस करेंगे तो उसके लिए अट्रैक्टिव बिडिंग हो जाएगी। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि एलआईसी के अंदर आईपीओ पॉप भी मिले, मीडियम टर्म में वेल्थ क्रिएट हो और लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। एक बात और मैं एलआईसी में बताना चाहूँगा, देखिए जो एलआईसी जो हमने देखी है, हम इसके आंकड़ों पर नतीजे नहीं देखते थे। एलआईसी नॉन लिस्टेड थी, एक डिफरेंट डिस्क्लोजर पॉलिसी फॉलो करी जाती थी। अब एलआईसी जब लिस्ट होगी तो क्वार्टर बाय क्वार्टर उसके नंबर देखे जाएंगे, क्वार्टर बाय क्वार्टर लोग उसको एनालाइज करेंगे। तो अगर आप एक थोड़ा लीप ऑफ फेथ लें कि इस लेवल पर अगर आप एलआईसी में निवेश करते हैं तो एलआईसी बहुत महंगा नहीं है, तो गिरावट कम होगी और एलआईसी में टर्न अराउंड का बहुत बड़ा स्कोप है। तो आने वाले कुछ सालों के अंदर अगर एलआईसी अच्छे से परफॉर्म करता है तो री रेटिंग हो सकती है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज इस सारी मैटर पर अपना व्यू शेयर करने के लिए। बहुत